हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 9 दैट इज़ फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो पहले दो लॉ थे मोशन के, वो हमें ये बताते थे कि कैसे जो अप्लाइड फोर्स है वो चेंज कर देती है मोशन को ऑब्जेक्ट की, और प्रोवाइड करती है हमें मेथड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स। और जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है फोर्स, जब अप्लाई करता है फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, वो उसी टाइम पे क्या करता है, अप्लाई करता है फोर्स, बैकवर्ड फोर्स उसी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे। मीन्स दोनों साइड से फोर्स जो है वो अप्लाई होती है। ये जो दो फोर्सेस हैं इनका साइज भी इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है। ये फोर्स हैं जो ये एक्ट करती हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं करती। जैसे कि जो गेम है आपकी फ़ुटबॉल की, कई बार हम देखते हैं कि जो फुटबॉल पे उस कोशिश करते हैं उसको किक करने की, ग्रेट फोर्स के, ज़्यादा फोर्स के साथ वो कोलाइड करती है, टकराती है प्लेयर के साथ अपोजिट टीम के। करते हैं ना, किक करते हैं ना फुटबॉल को, कि उसको क्या करेंगे, फुटबॉल को किक क्यों करते हैं कि वो गोल करें, लेकिन जाके वो कहाँ किसके साथ टकराती है, कोलाइड करती है जो प्लेयर होता है अपोजिट टीम का। बोथ फील हर्ट, दोनों को क्या होता है, हर्ट होता है, इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, लेकिन हर एक अप्लाई कर रहा है फोर्स एक दूसरे पे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये पेयर है यहाँ पे फोर्सेस का, सिर्फ एक फोर्स का नहीं है। जैसे एक फोर्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, यहाँ पे टू फोर्सेस वर्क कर रही हैं। जो जहाँ पे दो फोर्सेस हैं वो अपोजिट हैं एक दूसरे के, उन्हें हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। जैसे कि अगर एक आप बॉल को हिट करते हो दीवार के साथ, वो बॉल वापस आपके पास आती है, वो फोर्स कहाँ से अप्लाई होती है, दीवार की साइड से होती है। आपने फोर्स अप्लाई की बॉल पे, दीवार ने भी फोर्स की अप्लाई किस पे, बॉल पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे। आपने दीवार के साथ की, दीवार ने आपके पास की। ठीक है, चलिए कंसीडर करते हैं दो स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं, उनको करेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। जैसे कि फिगर हम देखेंगे यहाँ पे 9.10 में दिखाई गई है। जो फिक्स एंड है बैलेंस बी का, वो अटैच करना है एक रिजिड सपोर्ट के साथ। जैसे रिजिड सपोर्ट में जो हिले नहीं, जैसे कि आपकी बॉल हो गई। तो जो फोर्स अप्लाई होगी फ्री एंड जो है, जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस का ए एंड जो फ्री है, तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस जो हैं वो सेम रिजिड शो करेंगे अपने स्केल्स पे। इसका मतलब कि जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है स्प्रिंग बैलेंस ए पे, वो भी किस पे अप्लाई हो रही है, बैलेंस बी पे भी हो रही है। वो इक्वल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। कौन सी डायरेक्शन, जो फोर्स बैलेंस बी में है और जो फोर्स बैलेंस ए में है, दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है। इन दोनों फोर्सेस को हम कह सकते हैं एक्शन और रिएक्शन। एक्शन किस पे हुआ, बैलेंस ए पे, रिएक्शन किसने शो किया, बैलेंस बी में। ये हमें अल्टरनेटिव स्टेटमेंट जो है वो शो करती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की आपकी एक स्टेटमेंट है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई एक्शन होता है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। इट मस्ट, इसलिए याद रखना चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो ऑलवेज एक्ट करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, वो भी एक ही टाइम पे। ठीक है, मीन दो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं। एक्शन किसी पे किया, रिएक्शन कहीं पे हुआ, लेकिन सेम टाइम पे। ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे बट टाइम सेम होगा। सपोज कीजिए आप खड़े हैं, रेस्ट में हैं, उस आपने स्टार्ट कर दिया वॉक करना रोड पे, तो आप एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि जब हम आप वॉक करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स भी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर एक्सेलरेशन हो रही है बॉडी के अंदर तो वहाँ पे फोर्स भी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो फोर्स भी होगी, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। विच इज़ दिस फोर्स, ये कौन सी फोर्स होगी उस टाइम पे। क्या ये मसलर एफर्ट है, मसलर फोर्स है जो आपकी एक्सर्ट हो रही है रोड पे। इज इट द डायरेक्शन वी अटेंड टू मूव, क्या ये उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, नहीं। आप पुश कर रहे हो रोड को बैकवर्ड, आप आगे की साइड जा रहे हो, रोड पीछे की साइड जा रहा है। अगर आपके आगे की साइड जाएगा तो आपकी तो डिस्टेंस कभी कवर होती नहीं है। आप देखते हो जिस चीज़ को आप कवर, जो डिस्टेंस को आप कवर करते जाते हो वो पीछे जाती है। ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो पुश हो रही है आगे की साइड, और रोड जो है वो पीछे पीछे जा रहा है।
रोड भी एक्सर्ट कर रहा है इक्वल और अपोजिट फोर्स आपके फीट के साथ जब आप मूव कर रहे हो फॉरवर्ड। अगर फॉर एग्जांपल आप मूव करते हो बैकवर्ड तो रोड कहाँ पर जाएगा, आपकी अपोजिट फोर्स पे अप्लाई करेगा, वो फॉरवर्ड की साइड दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि चाहे एक्शन हो चाहे रिएक्शन हो, ये ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, साइज उनका हमेशा सेम होता है। ये फोर्सेस जो है प्रोड्यूस नहीं करती, एक्सेलेरेशन जो है ना उनका साइज इक्वल नहीं होता। ये क्यों? क्योंकि हर एक फोर्स जो एक्ट कर रही है अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, और जो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हैं उनका मास भी डिफरेंट होगा। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारा था ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसलिए सेम नहीं होगी क्योंकि वो यहाँ पे मास भी है, और फोर्स हमारी इन केसेस में जो एक्शन रिएक्शन है वो आते हैं आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का मास जो है वो सेम नहीं होता। जैसे कि जब आप गन से फायर करते हो, वो एक्सर्ट करती है एक फॉरवर्ड फोर्स किस पे, बुलेट पे, और बुलेट जो है वो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है एक्सर्ट करता है गन के ऊपर। बुलेट्स भी तो फोर्स अप्लाई करता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, गन रिकॉयल हो जाती है, दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाती है। क्योंकि जो गन है उसका मास ज़्यादा है किससे, बुलेट से, तो एक्सेलरेशन जो गन की है वो कम होगी एज़ कंपेरिजन टू एक्सेलरेशन किसकी, बुलेट की। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जब सेलर जंप करता है आउट ऑफ ए रोइंग बोर्ड से, तो जंप करता है फॉरवर्ड की साइड, लेकिन फोर्स कहाँ पे अप्लाई होती है, बोर्ड को मूव करती है बैकवर्ड। आप भी देख सकते हैं अगर आप किसी बोट में बैठे हो, अगर आप जंप करते हो उससे वाटर में, तो बोट पीछे की साइड जाएगी, आप आगे की साइड जाएंगे। ये होता ही होता है, यही आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो है यही एप्लीकेशन है कि जब भी कोई एक्शन होता है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये सेलर जो है जंप कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन बोर्ड कौन सी डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है, अच्छे से आप समझ सकते हैं। रिक्वेस्ट कीजिए दो चिल्ड्रन से कि वो स्टैंड करें अलग अलग कार्ड्स पे, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे कार्ड भी दिखाए हैं, अलग अलग पे खड़े हो जाना है। उनको बैग देना है जो भरा हुआ हो, किसका, सैंड का या किसी हैवी ऑब्जेक्ट का, और उनको कहना है कि प्ले ए गेम ऑफ कैच विद द बैग, कैच कैच गेम खेलनी है वो भी बैग के साथ। तो क्या दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स, इक्वल फोर्स, जब वो थ्रो कर रहे हैं सेम फोर्स से कर रहे हैं। तो क्या यू कैन पेंट ए वाइट लाइन ऑन कार्ट व्हील, आप इनके जो कार्ट व्हील है उन पे आप वाइट लाइन से पेंट भी कर सकते हैं, ताकि आप ऑब्जर्व कर सको मोशन कैसी है दो कार्ड्स की जब चिल्ड्रन थ्रो करते हैं बैग को। ठीक है, वो कार्ड्स जो हैं जब वो थ्रो करेंगे आप देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो, कार्ड जो है बैकवर्ड की साइड मूव करेंगे। ये होता है जब ऑब्जेक्ट को आप फॉरवर्ड की साइड फेंक रहे हो ना, कार्ड वो मूव करेंगे आपके बैकवर्ड की साइड। अब इसके बाद क्या करना है, आपने उन दोनों बच्चों को एक ही कार्ड पे क्या करना है, बोलना है, एक ही कार्ड पे बोलना है, ठीक है, खड़े होने के लिए। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये शो करेंगे अलग अलग एक्सेलरेशन, फोर्स सेम होगी, यहाँ पे फोर्स सेम होगी, फोर्स एक ही जगह अप्लाई हो रही है, एक ही कार्ड पे हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट होगी। एक दोनों बच्चे अलग अलग वेट होगा, अलग अलग मास होगा दोनों का, इसलिए एक्सेलरेशन दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। और जो कार्ड यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको एक्टिविटी में, वो बनाया गया है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ आपको दी गई है 12 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर थिक होना चाहिए उसकी प्लाईवुड बोर्ड, और अबाउट 15 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक पेयर होना चाहिए हार्ड बॉल बेयरिंग व्हील्स का, जैसे स्केट व्हील जो नीचे यूज़ किए गए हैं। स्केट बोर्ड जो हैं वो यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करना स्ट्रेट लाइन मोशन पे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन पे, क्योंकि उनकी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं आप ऑब्जर्व करके सकते हैं अगर आपने स्केट्स लिए होंगे। नेक्स्ट आपका है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है। सपोज कीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट मीन्स दो बॉल ले लिया आपने, ए और बी। एक ए बॉल का मास एम में है, बी बॉल का मास एम बी ले लिया, ट्रेवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, उनकी वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट हैं, यू ए यू वी है। और एक और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट उन पे नहीं कर रही। सपोज करते हैं जो वेलोसिटी है ए बॉल की वो ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ बी बॉल से, तो दो बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। देखिए इस साइड में डायरेक्शन में जा रही थी, तो यहाँ पे आप आके क्या हो गई, ये आपस में कोलाइड कर गई। सपोज कीजिए कि जब ये बॉल आपस में कोलाइड की, ठीक है, टाइम टी के लिए कोलाइड की, तो बॉल ए ने एक्सर्ट की, मतलब बॉल ए पे कौन सी फोर्स अप्लाई हुई है, एफ ए बी। ठीक है,
एक्सर्ट से फोर्स एफ ए बी ऑन बॉल बी पे, मीन्स ए बॉल ने एफ ए बी फोर्स अप्लाई की थी बॉल बी पे, और बॉल बी ने एफ बी ए फोर्स अप्लाई कर दी बॉल ए पे। बी ए का मतलब बी ने प्रोड्यूस की है ए पे, ए बी का मतलब ए ने प्रोड्यूस की है बी पे। सपोज कीजिए अब वी ए और वी बी इनकी वेलोसिटी हो गई जब इन्होंने कोलाइड कर लिया। यू ए यू बी वेलोसिटी तब थी जब इन्होंने आपस में टकराई नहीं थी। अब टकराने के बाद कोलाइड करने के बाद हमने ले ली इनकी वेलोसिटी क्या हो गई वी ए वी बी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में दिखाया है, अब इनकी वेलोसिटी आ गई वी ए वी वी। तो इक्वेशन जो है हमारी मोमेंटम की जो थी, हमारा मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, बॉल ए का बिफोर और आफ्टर कोलिजन वो आपका होगा ना मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, बिफोर मीन्स कोलाइड से पहले, तो उस टाइम पे हाँ इनका मास एम ए यू ए एम ए वी ए। ठीक है, ये पहले का बताया है ए का और ये ए का बाद में, मीन्स ये बिफोर कोलिजन है मोमेंटम ए बॉल का, ये है आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ए बॉल का। उसी तरह से आप बी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम ए का लेके चल रहे हैं। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आपका आ गया एम ए, रेट ऑफ कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, वी ए आपकी फाइनल वेलोसिटी है, यू ए आपकी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कितना था कोलिजन के टाइम पे टी। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ आप निकाल सकते हो बॉल बी का भी, सिर्फ अब जहाँ पे ए है वहाँ पे बी लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है बाय बॉल ए ऑन बॉल बी एंड बाय बॉल बी ऑन ए, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और वो अपोजिट होनी चाहिए, यही है ना। तो मीन्स जो फोर्स अप्लाई हुई है एक्सर्ट हुई है बाय बॉल ए ऑन बी वो इक्वल होगी बाय बॉल बी ऑन ए। दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है जिसके कारण यहाँ पे आपका आ गया माइनस का साइन। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आपकी इक्वेशन जस्ट टी और टी आपका कैंसिल हो सकता है और कुछ भी नहीं है। तो जब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, जैसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी ये है आपका टोटल मोमेंटम, लेकिन कब, बिफोर कोलिजन। और एम ए वी ए प्लस एम बी वी वी ये भी टोटल मोमेंटम है, लेकिन आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि ये कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी है, ये कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी है। तो यहाँ पे आपने देखा जो मोमेंटम आपका पहले था कोलिजन से पहले था वो किसके इक्वल आ गया, उस मोमेंटम के जो कोलिजन के बाद हुआ। इसका मतलब मोमेंटम जो था वो अनचेंज रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। मीन्स इतना कुछ हुआ, कोलिजन भी हुआ, लेकिन उनके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आया। इसी रिजल्ट के कारण हम कहते हैं ये आइडियल जो कोलिजन एक्सपेरिमेंट है, इससे हम कह सकते हैं कि जो सम होता है मोमेंटम किसी दो ऑब्जेक्ट का बिफोर कोलिजन वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। उन पे कोई भी, ये तब होते हैं इक्वल जब उन पे कोई भी बाहरी फोर्स अनबैलेंस फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही होती। तो मैंने आपको पहले ही बोला है इसी कंडीशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मीन्स ना ही यहाँ पे न्यू कुछ ऐड हुआ है ना ही कुछ ख़त्म हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही रहा। ये स्टेटमेंट अल्टरनेटिवली आपको गिवन दी कहा जाता है कि टोटल मोमेंटम जो है किसी भी दो ऑब्जेक्ट का वो अनचेंज रहता है या कंजर्व रहता है, चाहे वो आपस में कितना भी कोलाइड करें टकराएं। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, एक बिग रबर वाला बैलून लीजिए, उसे फुलाइए पूरी तरह से, उसके नेक को बांध दीजिए धागे के साथ, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। आप टेप के साथ भी बांध सकते हैं। फिर आपने फिक्स करना है एक स्ट्रॉ को उसके सरफेस पे, देखिए फिक्स किया हुआ है सरफेस ऑफ द बैलून पे। फिर आपने क्या करना है, एक पास करना है एक थ्रेड को उस स्ट्रॉ के बीच में से, ठीक है, पास किया धागे को उसमें से, और एक एंड जो है थ्रेड का उसे अपने हाथों में पकड़ना है, दूसरे एंड को अपने दीवार के साथ फिक्स कर देना है। अपने फ्रेंड से आप कह सकते हैं कि वो होल्ड करके पकड़ के रखे दूसरा एंड जो है थ्रेड का, जहाँ आप उसे फिक्स कर दे सकते हैं किसी दूसरी दीवार पे कुछ डिस्टेंस पे। ये अरेंजमेंट जैसे आपको यहाँ पे दिखाई गई है। अब रिमूव करना है थ्रेड जो कहाँ पे बांधा गया है, नेक कफ बैलून पे बांधा गया है। जब आप उसकी नेक को जो खोल दोगे तो हवा वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी, जो माउथ था बैलून का आपने खोल दिया, ठीक है, तो वहाँ से जो आपने एयर जो भरी थी बैलून के अंदर वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्जर्व कीजिए डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जो है स्ट्रॉ मूव करेगा जब उसमें से हवा निकल रही होगी।
उसी तरह से यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, गुड क्वालिटी ग्लास मटेरियल की होनी चाहिए, उसमें कुछ अमाउंट डालिए पानी का और एक स्टॉप कॉक डाल दीजिए उसके माउथ के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे फिगर में भी आपको दिखाया गया। ये देखिए स्टॉप कॉक लगाया गया। अब आपने टांग देना है इस टेस्ट ट्यूब को हॉरिजॉन्टली, टांगा है ना जैसे बांधा हुआ 2 स्ट्रिंग के साथ। हीट करना है टेस्ट ट्यूब को विद बर्नर के साथ, जैसे यहाँ पे हीट किया जा रहा है, तब तक जब तक जो उसके अंदर पानी है ना वो वेपराइज नहीं हो जाए, वो कॉक जो है वो ब्लो बाहर ना निकल जाए। ऑब्जर्व कीजिए टेस्ट ट्यूब जो है वो रिकॉइल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कॉक। वो किस डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में आपकी कॉक जा रही है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। और ऑब्जर्व कीजिए डिफरेंस जो है वेलोसिटी में आई है जब कॉक था और जब कॉक नहीं था, दोनों में वेलोसिटी में जो डिफरेंस आई है आपने वो भी ऑब्जर्व करनी है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कंजर्वेशन लॉज के अकॉर्डिंग। आपको पता है बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया, वैसे ही एनर्जी का भी लॉ है, एंगुलर मोमेंटम का है। ये जो सारे लॉ हैं ये फंडामेंटल लॉ होते हैं फिजिक्स में, ये चेंज नहीं होते क्योंकि ये बेस होते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट में। इसलिए याद रखना चाहिए, इनको इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना चाहिए कि जो कंजर्वेशन लॉ हैं वो आप प्रूव नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी वेरीफाई कर सकते हैं, उन्हें डिसप्रूव नहीं कर सकते। और डिसप्रूव बाय एक्सपेरिमेंट मैम, अगर आपने डिसप्रूव, इट कैन बी वेरीफाइड और डिसप्रूव बाय। अगर आपने वेरीफाई करने हैं वेरीफाई कर सकते हैं, इनको डिसप्रूव कर सकते हैं, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट जो है उसमें कन्फर्म मतलब पूरे कन्फर्म होना चाहिए, उसमें लॉ वेरीफाई भी होना चाहिए जो आप बोल रहे हो। मतलब आपका एक्सपेरिमेंट शो करना चाहिए जो चीज़ आप बोल रहे हो रही है कि नहीं हो रही, अगर वो प्रूव कर रहा है लॉ को कि नहीं कर रहा। दूसरी साइड जो सिंगल एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट अगेंस्ट आता है लॉ के, वो इनफ है उसको डिस्प्रूव करने के लिए। अगर किसी का बाय चांस कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो किसी के लॉ के अगेंस्ट आता है, वो इनफ है, लेकिन जस्ट प्रूफ चाहिए, उसका कोई एक्सपेरिमेंट चाहिए कि आप क्यों बोलते हो कि ऐसा लॉ जो है वो वेरीफाइड नहीं होता। उस जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये डिड्यूस किया गया है, मीन्स किसी की एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद इसको फाइंड किया गया है। ये लॉ जो कब फॉर्मुलेट हुआ था 3 सेंचुरीज एगो। और ये इंटरेस्टिंग है नोट करना कि ना एक सिंगल सिचुएशन जो है वो इसके लिए रियलाइज़ नहीं है, जैसे एक सिंगल सिचुएशन से नहीं आया गया है, बहुत से कॉन्ट्राडिक्शन भी हैं इस लॉ में। मतलब कई बार हम बोलते हैं ये लॉ अप्लाई भी नहीं होता। कुछ एक्सपीरियंस हैं हमारी डे टू डे लाइफ के जो एक्सप्लेन होते हैं किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, लेकिन हर एक सिचुएशन पे ये अप्लाई हो ये ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।